दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। नमस्ते बहन जी, आओ आओ, हमारे इस पार्टी को एंजॉय कर रही है। खास हमारे बेटी का आज स्पेशल पार्टी है। नमस्ते नमस्ते, खुशखबरी, तो तुम 8 साल के बाद ये है। रिंकी रे, ले मेरी तरफ से तोहफा बहुत ढूंढ के लाई हूँ मैं। जी शुक्रिया बहन जी। चलो चलो अंदर चलो, मुझे करो। कांग्रेचुलेशन, इतने 8 सालों के बाद तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। लाते, मैं इसको अपने साथ लेके थोड़ा घुमा देती हूँ। फाइनली रिंकी और उत्तम को 8 सालों के बाद एक संतान का सुख मिलता है और उसी की खुशी में उन लोग अपने घर में पार्टी बिठाई थी, जिसमें वो लोगों का वेलकम कर रहे थे। संतोष, अरे संतोष, हाँ क्या हुआ? संतोष, क्या हो गया है? मैं कब से बुलाई जा रही हूँ, तुम उस तरफ देखे जा रहे हो। चलो सब छोड़ो, 20 चाय के कप हॉल पे ले आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बड़ी देर से बैठी हूँ मैं, अब तक चाय का एक कप भी नहीं आया। हाँ, अभी तक एक कप चाय नहीं आया। हाँ, तेरे नौकर काम करते करते सो तो नहीं गए, जाके देख। हाँ, मैं भी बोली थी उसको। 1 मिनट, पहले भी वो कहीं देख रहा था, थोड़ा बदला सा लग रहा था संतोष। एक बार फिर बोलकर थोड़ा डांट के आना पड़ेगा, इस बार लग रहा है। और जब रिंकी वहां पे जाती है तो वहां पे संतोष नहीं होता है। संतोष, मैंने बोला था ना 20 कप चाय ले आओ, अभी तक तुम नए। संतोष, रिंकी ने बहुत आवाज लगाई लेकिन संतोष नहीं मिला, तो वो 20 कप चाय बनाने के लिए कोई और नौकर के पास जाने लग जाती है। रिंकी, उत्तम और कुछ औरतें जब बेबी को थोड़े से बस ऐसे चेक करने के लिए तो उनके होश उड़ गए। बेबी यहाँ पे था ही नहीं। ये सब देख के रिंकी को होश नहीं था और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जल्द ही रिंकी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर कुछ ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद वो वापस रिंकी अपने घर आ जाती है। 8 सालों के बाद उन्हें एक संतान का सुख मिला था। आखिर उनका बच्चा गया कहाँ? एक झलक की बस देख के उनका बच्चा गायब हो गया। उत्तम रिंकी के ऊपर भड़क जाता है और वो कहता है, रिंकी, तुम एक नंबर के अपशगुन हो। मेरे संतान को दुनिया में आने से पहले ही 2 मिनट में गायब हो गया। क्या क्यों हुआ, बताओ तुम ही। आपको क्या लगता है कि मेरा ही बच्चा गायब किया है? आपको होश भी है? मैं क्यों अपना बच्चा, पता है हमारे 8 साल पहले शादी हुई थी, उसके बाद हमें संतान का सुख मिला था, और ये गायब बच्चे होने का ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी रिंकी और उत्तम से कि उनका बच्चा छीन लिया गया था? भगवान, ये सब उन्हें ही क्यों दिखा रहे थे? पेपर बॉल बाउंस करते हुए रिंकी के सामने आ जाता है और जैसे ही वो देखती है उस कागज को खोल के, तो वहाँ पे डिवोर्स पेपर के साथ एक चिट्ठी भी थी जो कि उत्तम ने लिखी थी। नहीं, बस मुझे और तुम्हारे साथ नहीं आया। तुम एक अपशगुन। मेरे बच्चे दुनिया में आती खा गई, आपका मुझे भी खा जाती। बस डिवोर्स के पेपर तुम्हारे सामने ही है, ले लो, अब मुझे माफ कर देना और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उत्तम, ये 5 लाइन की चिट्ठी उसकी जिंदगी में आफत ले आए थे। एक तो बस पति ही उसकी जिंदगी थे, अब पति भी चला गया, वो तो ऊपर से तो वो पूरी अनाथ थी। इतना बड़ा धन दौलत बंगला, ये सब होने के बावजूद भी अपने पति खोने का गम वो भूल नहीं पा रही थी। ऐसे ही फिर 20 साल बीत जाते हैं।
इन 20 सालों में रिंकी में बहुत बड़ा बदलाव है। वो पूरी तरह से बूढ़ी होगी, थोड़ा बहुत काम कर लेती। आज भी वो 5 लाइन वाली अपनी पति की लिखी गई चिट्ठी को पढ़ के हमेशा उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बस वो एक ही इंसान था जिससे रिंकी को बात करते थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होया करता था। रिया एक वही लड़की थी जिससे रिंकी बहुत ज्यादा ही बातें करती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था अनामिका। और फिर सुबह हो जाती है और अगली सुबह जब रिंकी मॉर्निंग वॉक पे निकलती है तो जो वो अपने घर से थोड़ी से आगे आते ही उसको जो दिखता है उसे देख के वो थोड़ा हैरान सी हो जाती है। वो एक नीले रंग का एक बहुत ही सुंदर सा मोती था जो कि धूप की रोशनी में बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। रिंकी को वो मोती ठीक से दिख नहीं पा रहा था कि वो छोटा है कि बड़ा मोती है। क्या ये मोती यहाँ पे क्या कर रहा है? पता नहीं उस मोती में क्या रखा था कि रिंकी को देखकर वो भागते हुए अपने गार्डन में जाने लगी। और जब रिंकी वो मोती को देखती है तो उसको 20 साल पहले जब उसका बच्चा उसके साथ था वो वाला किस्सा याद आ जाता है। तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो मेरी तरफ से एक तोहफा है। ये एक ब्रेसलेट है लेकिन मेरी बेटी के हाथ में हमेशा रहेगा। ये हमारे परिवार की निशानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वही ब्रेसलेट है क्योंकि जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद ही जब उत्तम जी आए थे तो उन्होंने ब्रेसलेट दिया था और उसका मोती यहाँ पे क्या मेरी बच्ची से चुराया है और उसके हाथों से ब्रेसलेट तोड़ के भाग गया है। हे भगवान, ये सब। चंपा इधर आ जल्दी। क्या हो गया मालकिन? काहे मुझे बुलाए हो? हाँ, ये देख यहाँ पे कोई मोती है। तुझे कहा तूने झाड़ू लगाया तो तूने मुझे बताया क्यों? माफ कर दीजिएगा मालकिन, मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे एक मोती गिरा है। अभी मैं झाड़ू मार के हटा देती हूँ। एक मिनट, तुम्हें ये मोती कहाँ से मिला और ये सब क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? आप ये सब जान के क्या करेंगी मालकिन? ये तो एक ब्रासलेट है। ये तो मुझे यहाँ पे गराज है, यहाँ पे गाड़ी उड़ी रहता है तो उसके बगल पे के थोड़े पीछे 20 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले मिला था। तो फिर इसके ऊपर खूब सारी धूल लग गई थी तो मैं इसको हटाने वाली थी कि टूट गया ये और इसकी एक मोती यहाँ पे कि चलो छोड़ो मैं जल्दी साफ कर देती हूँ। फिर रात में रिंकी उस मोती के बारे में सोच रही थी कि आखिर कैसे आ सकता है वहां पे वो मोती। ये मोती, इसका मतलब मोती गराज के आसपास मिला था। तो क्या मेरी बेटी तो चोरी हुई है, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन चोरी की किसने है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट, संतोष थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। क्या उसने मेरी बेटी को तो चोरी नहीं कर लिया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रिंकी ने अपनी पूरी की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि 20 साल बीत गए थे, बेटी तो उसकी मिली नहीं, इसलिए उसने उम्मीद छोड़ दी। कि जैसे उसको जो ब्रेसलेट का मोती मिलते उसमें जोश आ जाता है और फिर से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। रिंकी को बस इतना पता था कि संतोष ने हैरानी हो गया था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे संतोष के गांव चली जाती है। रिंकी तो पुलिस ऑफिसर्स के साथ तो संतोष के गांव में पहुंच जाती है। संतोष, मुझे तुम पे ऐसा भरोसा नहीं हो सकता है। मैंने तुम पे भरोसा किया है और मैं तुम्हें अपने नौकर बना के अपने घर लाई थी, लेकिन तुम ऐसा मेरे साथ कर सकते हो? मैं कभी नहीं ऐसा सोच सकती थी। ले जाओ पुलिस ऑफिसर्स, ले जाओ इस संतोष को। संतोष, ये लोग क्या बोल रहे हैं?
संतोष और उसके मामा की एक भी न सुनी और संतोष को जल्दी पुलिस वालों ने घेर लिया। और जो संतोष ने पुलिस ऑफिसर को जेल में बताया, वो सुनकर तो पुलिस ऑफिसर और रिंकी सभी लोग बड़े ही हैरान हो गए थे। मैं जब 4 साल का था, मेरे पापा गुजर गए थे, बस मेरी माँ ही थी जिसने मेरा पालन पोषण किया था। लेकिन फिर मेरी माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब हुई, फिर उनकी पैरालाइज हो गई, उनके पैर पे चोट लग गई थी और पैर को वापस ठीक करने के लिए पूरे 20 लाख चाहिए थे। और मैं एक जॉबलेस था, तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिलती थी। अब मैं शहर चला गया, बस एक जोड़ा कपड़ा और साथ में 40 रुपए लेके। फिर जैसे ही मैं शहर में आया, मैंने कुछ बोतलें खरीदी और उसे बेचने का काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आप मुझे वहाँ पे मिले, जिन्हें मुझे काम दिया। मैंने भी यही सोचा कि अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा सकता हूँ, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। और फिर जब मैं आपके घर आया तो मैंने देखा कि एक आदमी के हाथों में आपका बच्चा है और वो किसी से बात कर रहा है। फिर जब आप चले गए तो मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कड़क आवाज में कहा, कौन हो तुम? और तुम मालकिन का बच्चा लेकर चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो? मैं अभी मालकिन को बता देता हूँ। फिर उस आदमी ने बोला कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और उसने फिर उसने मुझे एक 20 लाख रुपए का बैग दिया। मुझे उन पैसों को देखकर कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरी अपनी माँ को पैरालाइज्ड, उनके पैर खराब हो गए थे, ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए मैंने उन पे हाँ मिला दिया था। काश उस दिन आपका बच्चा आपको दे देता और बता भी देता सब कुछ। संतोष, तुम बस एक बार बता देते मुझे, तुम्हारी माँ के पैर खराब है। अगर तुम हमारे साथ रहते तो तुम हमारी फैमिली के हिस्से बन जाते। मैं खुशी खुशी तुम्हें 20 लाख रुपए हाथों हाथ थमा देती, लेकिन ऐसे तुमने क्यों नहीं बताया था? अब क्या कर सकती। रिंकी को पहले लग रहा था कि संतोष ने उसका बच्चा ले लिया है। अब उसका जो वो सोच रही थी अब तो हुआ नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर रिंकी अपनी फ्रेंड साइमा के घर पहुंचती है। साइमा, तू तो कॉलेज के बाद दिखना ही बंद हो गई है, क्या हो गया है तुझे? नहीं यार, मेरी शादी रिश्ता पक्का हो गया है। तो इसमें तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तू इतनी दुखी क्यों है? तू उसके बारे में नहीं जानती है, वो बता रहा था, उसने सारा सच बता दिया। वो एक पहले से ही शादी शुदा है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो बस उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए था। फिर उसको रोज मेडिसिन दिया करता था कि वो ताकि प्रेग्नेंट ना हो सके। उसके बाद उसका लेकिन वो एक दिन की दवाई लेना छोड़ देती है, फिर उसको प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन वो जानबूझकर बंदा लोगों को तैयार करता है। उसके बाद उसके जैसे ही बच्चा हो जाता है उसको चुरा लिया उसने। देखो कितनी बुरी बात है, उस औरत का भी क्या हाल हो रहा होता होगा। और बस इसलिए क्योंकि वो वेल एजुकेटेड मैन, इतना बड़ा बिजनेस है। और तो और उसने ये भी बताया कि उसी लड़की की प्रॉपर्टी हड़प ली और उसके बाद ये बिजनेस खड़ा किया। बताओ, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ये सारी बातें सुन के रिंकी को बहुत हैरानी होती है और वो उठ खड़ी हो जाती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है, क्यों, क्या हो गया रिंकी? तुम अचानक से ऐसे शॉक क्यों रह गई? तुम्हारा रंग भी उतर सा गया। एक मिनट, जिस लड़की की तुम बात कर रही हो उस लड़की का क्या नाम है? उत्तम। क्या हुआ रिंकी? रिंकी, तुम्हारे रंग फिर से बदल गया। रिंकी हो क्या गया रिंकी? साइमा, वो और कोई नहीं, मेरे ही पति हैं जो मुझे छोड़ के चले गए हैं। रिंकी, पर ये सब तो क्या बोल रही है? आप दोनों तो बड़े खुशी से रहते थे इतने सालों से, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रिंकी तुम्हारे साथ?
क्या हो जाएगा, हो चुका है। मैं बहुत लाचार हूँ, क्या कर सकती हूँ। आखिर में जाओ साइमा, मेरे पति से तुम खुश रहना, वो तुम्हें कभी नहीं करेंगे कि दुखी नहीं करेंगे। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हुई है, एटलीस्ट तुम्हारी तो जिंदगी सही हो जाएगी। क्या रिंकी, तेरी जिंदगी तो खराब हो गई, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रिंकी, ऐसे तुम चुप नहीं बैठ सकते, जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साइमा, नहीं, मेरी जिंदगी खराब हो गई तो होने दो, अपनी जिंदगी तो कम से कम मत खराब। क्यों तुम मेरे लिए अपने आंसू गिरा रही हो? नहीं रिंकी, मेरे पास एक प्लान है, मेरा प्लान सुनो तुम। कल से ही जो साइमा ने प्लान बताया था वो शुरू हो जाता है। यार, यहाँ पे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मॉल पे गई थी एक टॉप खरीदने, लेकिन 1000 टॉप खरीद के आ गई। उफ़, मेरे दोनों हाथ से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? टैक्सी, अरे टैक्सी, अरे भागे जा रही है टैक्सी, दिखाई भी नहीं देता मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं अब कैसे जाऊँ मैं। उफ। और फिर उत्तम उस अनजान लड़की के पास जाने लग जाता है। एक्सक्यूज मी, आप क्या आप मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? भैया क्या बताऊँ, कब से मैं कैब को बुलाए जा रही हूँ, आ ही नहीं रहा है, मेरे दोनों हाथ पैक है एकदम। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे कैब में चल सकते हैं? मैं आपको ड्रॉप आउट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही फिर एक महीना बीत जाता है और उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और उत्तम सपने देखने लग जाता है कि उसकी शादी साइमा से हो जाती है। उत्तम, डार्लिंग, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? वैसे साइमा, तुमने बोला था कि मैं पतला हुआ तभी तुम मुझसे शादी करोगी। देखो मैं पतला भी हो गया, अब तो शादी करो, फिर हम कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। डार्लिंग, शादी इट इज टू बोरिंग। पहले तुम थोड़ा और ग्रो करो, फिर आराम से शादी करेंगे और जल्द ही मलेशिया शिफ्ट हो जाएंगे या फिर सिंगापुर। साइमा बिल्कुल भी उत्तम से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसकी सच्चाई थी वो बस एक्टिंग कर रही थी। तब बालकनी में था, फिर उसके पीछे वाले अपार्टमेंट से किसी की आवाज आ जाती है। हेलो हैंडसम, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। और जब उत्तम पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वही लड़की थी जो कि उसे मॉल के आगे मिली थी। इतना भी क्या हैरान हो गए हो? देखो, वो बस मेरी सारी मदद करती है, नहीं कि तुम पीछे ही पड़ जाओगी। आज तुमसे बाहर निकल आया, मैं पहले से किसी शादी करने वाली हूँ, ना मैं तुमसे प्यार करूँगा ना मैं तुमसे बातें करूँगा, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। नॉटी। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। मैसेज आ रहे, आप प्लीज ऊपर चेक कर दीजिए, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज भी हो सकता है। ओके, आई विल चेक। और जैसे ही वो फोन चेक करता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके फोन में देखता है तो वही अननोन लड़की ने, जिसको उसको नाम तक पता नहीं, उसी ने खूब सारे मैसेजेस के साथ अपनी फोटो और एक लव इमोजी भी सेंड करी है। और फिर उत्तम को बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो उस अनजान लड़की को लिखता है, ये मैसेजेस लिखना बंद करो। उसके बाद और तो कोई मैसेज नहीं आया, बट लेकिन एक मैसेज आया जो कि अनजान लड़की ने लिखा था, Will we meet soon? कितनी पागल सी लड़की है, अब उसका चैट डिलीट कर देना चाहिए, नंबर नहीं तो अगर देख लिया ना साइमा ने तो मेरी जान ले लेगी वो। डार्लिंग, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं
उन सभी को कुछ न कुछ छुट्टियां मिल गई, इसलिए कैंपिंग में जा रहे हैं। चलो ना हम भी उन्हीं के साथ चलते हैं, इसी बहाने घूम के भी आ जाएंगे। वैसे भी डार्लिंग मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, उसके बाद तो हम शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद बच्चे। टू सैड फॉर मी। हाँ हाँ तो पूछिए रावड़ी, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों सोचते हैं कि चलो उन अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने चलते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से मिलते नहीं। अब चलिए जानते हैं कि साइमा ने अब दूसरा प्लान क्या बनाया है। फिर उत्तम और साइमा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं। फाइनली तू आ गई। ऐसे अंदर नहीं आ सकती, टिकट लगेगा। टिकट? कौन सा टिकट? विकेट की बात कर रही है तू? टिकट ये है कि अरे अपने जीजू से मिलवा तो दे हम लोगों को। हेलो, नाइस टू मीट यू भाई। फिर वो तीनों लड़कियां कैंपिंग एरिया में मजे करने के लिए जाने लग जाती हैं। उत्तम और उसका दोस्त कैंपिंग एंट्रेंस के ऊपर की टेरेस पे वो भी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। फिर पार्टी खत्म हो जाती है, सबको बहुत नींद आ रही थी, तो सब अपने बगल में ही छोटे से होटल में बुक करे और होटल में जाने लग जाते हैं। और जैसे ही साइमा ने बस अपने कपड़े बदले, वो जैसे बिस्तर पे गई वो तुरंत ही सो गई। वैसे उत्तम तो था तो थका हुआ, लेकिन पता नहीं आज उसकी आंखों से नींद चली सी गई थी, इसलिए वो एक नॉवेल पकड़ के वहीं पर ही जमीन में बैठ कर उसको पढ़ने लग जाता है। उत्तम फिर अपने होटल से बाहर चला के वहीं पर ही एक कैंपिंग एरिया में रिलैक्स पोज दे के वहाँ पे तारों को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो उसको काफी ज्यादा मैसेजेस कर रही होती है। और वो लड़की बहुत ही अजीब सी थी और उसने काफी आधे कपड़े पहन रखे थे। वो धीरे धीरे करके उत्तम के करीब आने लग जाती है। उत्तम को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। ऐसे करते ही फिर सुबह हो जाती है। वहीं कुछ 2-3 दिन की छुट्टियां मना के अपने फ्रेंड्स के साथ वो दोनों यानी उत्तम और साइमा दोनों वापस जाने लग जाते हैं अपने घर। तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या चाहती? तुम्हारे पास कोई काम धंधा है फिर या नहीं? जब देखो मेरे पास आ जाती, जब मैं कहीं आता टपक जाती हूँ यहीं पे। देखो तब मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कुछ पता नहीं और मैं अभी नॉर्मल बन के आई हूँ कि किसको कुछ पता ना चल सके। खुशी देखना चाहती है मुझे दुखी करके? हाँ, और तुम्हें बहुत बातों का अलावा तुमने क्या मुझसे बात करी है? हाँ, मैं क्या पागल और मुझे ये सारी बातें बोल के मुझे क्या मिलेगा? मैं क्या घर तोड़ने के लिए बनी हूँ? नहीं नहीं उत्तम जी नहीं, मुझे आपको कुछ दिखाना है, फिर आपको जितनी गाली देना है मुझे दे दीजिएगा। हाँ, ये वही साइमा है और मैं तुम्हें काफी टाइम से ट्रेन कर रही थी कि उससे दूर हो जा। मैं अपने पास तुम्हें रखना चाहती थी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मैं अब भी नहीं मान रही तुमसे, तो आपको गर्लफ्रेंड में जंग पैदा कर रही हो। रियली? मैं तुम दोनों को अलग करने जाती हूँ? ठीक है, ओके, घर जाओ और पूछो, बोलो उससे कि आज मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ ही। अब देखना वो कैसे मना करेगी। और सचमुच जैसा अननोन लड़की ने बताया था डिट्टो वही होता है उसके घर में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो सभी मिलकर उत्तम के साथ एक्टिंग कर रहे थे। बस वो अननोन लड़की जहाँ भी उत्तम चला जाता वहीं पर वो अननोन लड़की टपक जाती और उसके दिमाग में साइमा के बारे में गलत फहमियां पैदा करने लग जाती। हाँ, जैसे उस अननोन लड़की ने बताया था वैसे ही होता है, क्योंकि वो दोनों उत्तम के साथ एक्टिंग कर रहे थे और ऐसा बस वो एक्टिंग कर रहे थे कि उत्तम और साइमा के बीच में दरारें आना शुरू हो गई हैं। तो इतना ज्यादा हो गया था कि अब तो वो अननोन लड़की उसकी रात में वो भी घर आ गई, उसको उसकी पत्नी यानी साइमा के बारे में उल्टा सीधा सुनाती थी और
इतना वो उलझ गया था उत्तम कि उसको पता भी नहीं चला सही गलत क्या, जिसका वो नाम तक नहीं जानता वो किसी और पे कैसे भरोसा कर सकता है। इसे क्या लगता है उत्तम जी को कि ये सब प्लान नहीं था और क्या है? बहुत अच्छा, ये लड़की अच्छे से इसको पटा के रखी है। अब बड़ा मजा आएगा, अब देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं ये। चलो ठीक है, देखो बात करते करते रात हो गई, लेकिन अगर हम दोनों, मैं आपको ये सारी बातें बताती हूँ, अगर साइमा को पता चल गया तो? अरे उस घटिया लड़की के अब देखना मैं क्या करूँगा। उसके जब भी वो सो जाए उसको एक गिलास पानी में साथी में नींद की गोलियां मिला के देने पीन को वो सो जाए, उसके बाद बात करने आ सकती है। अगले दिन से उत्तम पानी में नींद की गोली मिलाकर साइमा को देने लग जाता है। और जैसे ही वो उत्तम का दिया हुआ पानी पीते, वो तुरंत ही बिस्तर पे जाते ही वो सो जाते, वो भी गहरी नींद में। अब तो बच्चा खुचा प्यार उत्तम के अंदर जो भी था, बच्चा खुचा प्यार वो भी हट जाता है। तो बस और बस धीरे धीरे वो अनजान लड़की के प्यार में फंसता जा रहा था और लड़ाई झगड़े उत्तम और साइमा के बीच में तो ये तो आम बात हो गई थी। आखिर कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? उसी के 2-3 घंटों के बाद उत्तम अपनी पत्नी को खींच के कोर्ट के पास ले जाता है और उन दोनों का डिवोर्स करवाने का। और वैसे साइमा भी कहाँ कम थी, वो डिवोर्स पेपर पे साइन ही नहीं करी थी। जब तक साइमा का साइन नहीं मिलेगा तो डिवोर्स होगा कैसे उन दोनों के बीच में? क्या हो गया उत्तम, क्या स्टाइल ने तुझे छोड़ा नहीं? कब से बोल रहा हूँ साइन करो, लेकिन ऐसे लेके साइन नहीं करेगी उसमें। तो इतना हैरान होने की क्या बात है इसमें? सिंपल, वो जब सोने जाए तो ढेर सारी नींद की दवाई मिला तो फिर क्या वो मर जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। हमारे बीच में कोई नहीं आ पाएगा और कोई नहीं। पर ये तो गलत है ना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। इसमें गलत क्या है? जब वो हमेशा हमेशा के लिए तुम दवाई दे के सो जाएगी, वो बस उसके मैं गुंडे बुलवा दूंगी और वो हमेशा के लिए उस लाश को ठिकाने लगा देगी। धीरे धीरे करके वो अननोन लड़की उसको गलत राह पे सिखाई जा रही थी। देखते ही देखते फिर रात हो जाती है। आज उसकी रात ही आखिरी रात होगी। यार पूरा का पूरा पैकेट मेडिसिन का खत्म करके उसके पानी मिला के उसको दे दूंगा। जो मुझे इतना बड़ा धोखा कर रही है मेरी होने वाली पत्नी, जो मेरी प्रॉपर्टी हड़प पाने के लिए मेरे साथ रहती है, उसको जीने का कोई हक नहीं होता। तो सारी की सारी दवाइयाँ, उसी हमेशा के लिए सुला देने वाली दवाइयाँ को उत्तम पानी में मिला के साइमा को देने के लिए उसके कमरे में जाने लग जाता है। क्या बताऊं उत्तम जी, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे आप ये मेरे पानी का ग्लास दे देते हैं उसके बाद मैं जब सो जाती हूँ तो मेरी गहरी नींद में मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नींद आती है। ओके ओके थैंक यू। बोले क्या जरूरत है, आखिर तो मेरी होने वाली पत्नी जो होने वाली हो। चलो ये पानी पी लो, कल अच्छे से सो जाना। कल मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके आऊंगा। कितने दिनों से मैं तुम्हें घुमाने नहीं लेके गया। सच, थैंक यू सो मच। चलो हमें कल घूमने भी तो जाना है ना। गुड नाइट। और जैसे ही उत्तम साइमा के कमरे से बाहर निकला तभी साइमा की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। साइमा की आवाज सुनते उत्तम भागते हुए साइमा के कमरे के अंदर जाने जाते हैं, जहाँ वो देखता है कि साइमा मरी पड़ी थी अपने बिस्तर पे। वो एकदम तुरंत ही वो अननोन लड़की को कॉल करके अपने घर बुला लेता है और फिर कुछ ही देर में वो अननोन लड़की गाड़ी में उसके घर आ जाती है। उत्तम जी, क्या उस टायन का काम तमाम हो गया या अभी भी वो कमरे में है? हाँ, उसका काम तमाम हो गया, लेकिन तुम बोली थी कुछ गुंडे। वो दोनों काफी हद तक एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और फिर वो अननोन लड़की बोलती है, डार्लिंग इतनी भी क्या जल्दी है, चलो ना एक एक
बैग उठे, उसके बाद में जो करना है हम करेंगे ना, फिर मैं अपना नाम भी बताऊंगी तुम्हें। और वो दोनों की पार्टी शुरू हो जाती है। और जैसे ही उत्तम उस अननोन लड़की का दिया गया ग्लास वो पीता ही है कि उसका सर चकराने लग जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। मुझे क्या है, ये तुमने इस ग्लास में क्या मिलाया है? मेरा ऐसे गला क्यों सूख रहा है? चल बताओ। एक्सक्यूज मी, हेलो, ये थका हुआ ये एक्टिंग बाद में कर लेना, पहले सच सच बता दो, रिंकी के सामने तुमने से ये सब क्यों किया, कैसे किया, सब सही सही बता दो, तभी मैं तुम्हें ये जहर काटने वाली दवाई दे दूंगी। तुम रिंकी का कैसे जान दिया? कौन हो तुम? वैसे भी मैं कुछ नहीं बुझाने वाला, मैं जा रहा हूँ। वहां से उत्तम फटाफट मेन डोर के पास जाने लग जाता है। मैं अभी देखती हूँ कि ये कब तक जी सकता है। उत्तम भागता भागता मेन डोर के पास जाने लग जाता है, लेकिन और उस पर जान नहीं होते, वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे वो अननोन लड़की आती है और कहती है, एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, साफ साफ सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूंगी। उत्तम जीना चाहता था, इसलिए वो एक एक करके उस अनजान लड़की को सारी अपनी शुरू से बातें बताने लग जाता है। उत्तम, तुमने उस रिंकी का इतना बुरा कैसे कर सकते हो? तुम इतने खानदानी बेटे हो के भी जो तुमने किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। पुलिस ऑफिसर्स, प्लीज कम इनसाइड। हाँ, इसका मतलब? यहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। सर प्लीज इसको जल्दी से गिरफ्तार कर लीजिए, इसने साइमा को मारने की कोशिश करी है। ये क्या बोल रही हो तुम? इसका मतलब साइमा जिंदा हूँ मैं, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे मारने की? ये सब क्या है? तुम मिलकर मेरे साथ खेल कैसे खेल सकते? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने क्यों खेल रहे हो मेरे साथ ये सारा खेल? ताकि तुम्हें भी पता चले सके कि दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाती तो कैसा लगता है। इसका मतलब रिंकी, आपने उत्तम जी अपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप मेरी जिंदगी खराब कर खुश रह सकते हैं? किसी ने सही ही कहा है कि दोस्त है तो हर सब कुछ है। जब मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया था तो मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी जीने की। फिर मेरे पास साइमा है जिसने तुम्हारी दूसरी पत्नी होने का बारे में बताया। फिर मुझे तुम्हारी एक एक साजिश के बारे में पता चला। ओह माय गॉड, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। उत्तम बहुत ही माफी मांगता है, लेकिन अब उसे कोई माफ करने वाला नहीं था। चुप करो तुम, अगर तुम जैसे बदतमीज लड़के हमारी इस दुनिया में होंगे, पता नहीं किन लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाए। अच्छा होगा कि तुम जेल में सड़ो। तुमने इतना ज्यादा बुरा काम कैसे कर सकते? खैर छोड़ो, अब मुझे इससे क्या लेना देना है। ऐसे अब बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ छुपा के रख दिया है तुमने मेरी बेटी को? जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने उसको पूरे 20 लाख रुपए दिए थे कि वो बच्चा कहीं लेकर चला जाए। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि उसने उस बच्चे को मारा फिर कहाँ लेकर चला। हाँ, बस ये पता है कि वो मुझे एक कार की तीनों ही कार पार्किंग में इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। फिर उसको वही आदमी मिल जाता है जो कि उत्तम ने बताया था। वो तीनों ही उसके पास जाकर कहते हैं, सही सही बता दो कि तुमने रिंकी का बच्चा कहाँ गायब कर दिया, तो अभी थाने चलना पड़ेगा। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एकदम सच सच बोल रहा हूँ। जब मैं बच्चे को लेकर जा रहा था तो एक अजीब सा आदमी आया, उसने मेरे साथ लड़ा और उसके बच्चा लेकर कहीं चला गया। मुझे लग रहा है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, सच सच बोलो। एक मिनट साइमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बात में कुछ तो सच्चाई होगी ना। ऐसे अगर कोई और चोर होता तो वो कोई और बहाना मार देता, लेकिन इसका बहाना थोड़ा अलग है।
इसका मतलब कुछ तो सच्चाई होगी, हमें घर जाके थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उन तीनों को ही उस चोर की बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर साइमा को तो अब भी भरोसा नहीं होता, तो साइमा कहती है, सुन लड़के, रिंकी बस बोल रही है कि तेरी थोड़ी बात अजीब लगती है, और लेकिन मुझे तुम पे भरोसा नहीं, इसलिए तुम जेल में ही रहोगे जब तक बच्चा नहीं मिल जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब कौन जाने कि वो सच बोल रहा था या झूठ। साइमा के कहने के अनुसार उस चोर को जेल में डाल दिया जाता है जब तक उसका बच्चा ना रिंकी का मिल जाए। पूरी रात रिंकी को नींद नहीं है और वो सोचती रहेगी कि आगे क्या होगा, कि उसका बच्चा कभी मिल पाएगा उसे। बस ये दुख दर्द बस माँ ही सह सकती है अपने बच्चे के लिए। देखते ही देखते फिर सुबह हो जाती है। रिंकी का मूड बहुत खराब था, इसलिए साइमा और वो लड़की रिंकी को लेके एक बड़े से मंदिर में जाने लग जाते हैं। ओहो रिंकी, अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दे, अब तो हम मंदिर जा रहे हैं। हम काफी टाइम से मंदिर नहीं गए, शायद अब मंदिर में जाके अगर हम मनोकामनाएं बोले तो शायद हमारी मनोकामनाएं पूरी हो भी सकती है। रिंकी, भरोसा रख, भगवान है तो सब है। इस बुढ़ी की अपनी बच्चे की एक झलक देखने के लिए इस बुढ़ी की आंखें तरस गई है। लगता है मैं अपने बच्चे कभी नहीं पा सकती और ऐसे ही ऊपर चली जाऊंगी। ऐसा मत बोलो रिंकी, भगवान पे भरोसा रखो, जरूर कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकल आएंगे। हम जब तक हैं तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तुम्हें जल्द ही बच्चा मिल जाएगा। वो तीनों ही जल्द ही उस बड़े से मंदिर में पहुंच जाते हैं। फिर पूजा करने के बाद वो लोग पार्क में बैठते हैं। फिर साइमा कहती है, रिंकी चलो मंदिर से होकर आ गए, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओहो, अभी सवाल पूछ लोगी, चलो तो अब वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, तुम देख के हैरान हो। साइमा और वो लड़की रिंकी को लेके एक बड़े से घर के पास आती है। जब वो तीनों ही उस बड़े से घर में गए तो उन तीनों ने देखा एक बुजुर्ग आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा था। आप कौन हैं? साइमा बोलो, बताओ ये कौन है और तुम मुझे कहाँ लेके आई हो? मेरा नाम पंकज है, अभी आपको 2 मिनट में सब कुछ में पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। बेटी आओ इधर। तब फिर बुलाने पे एक सुंदर सुशील लड़की वहां पे आ जाती है। उम्र तो अच्छों की आ जाती है, लेकिन उस लड़की को देख के पता नहीं रिंकी को क्या हो, उसको अपनी बेटी की याद आ गई, क्योंकि उसका चेहरा और उस लड़की का चेहरा एकदम मिल रहा था। इसे देख के कुछ याद आया रिंकी? तुम तो बिल्कुल जब मेरा बच्चा मेरे साथ था मेरी बेटी की तरह दिख रही हो, आखिर ऐसा कैसे? रिंकी, अब सही वक्त आ गया है, अब तुम्हें हमें सच बता देना चाहिए। ये जो लड़की देख रहे हो ना, वो और कोई नहीं, तुम्हारी ही बेटी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसा सचमुच है? बैठो, सभी मैं एक एक करके हर एक किस्सा बताता। ये बात 20 साल पहले की है, जब मैं अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तो मैं बस स्टॉप से गुजर रहा था कि मुझे एक ट्रक दिखा जिसमें एक बच्चा था, और वो रास्ता जहाँ पे वो ट्रक रखा था वहाँ पे एक भी इंसान नहीं था, और मुझे पता चल गया वो और कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारा ही बच्चा था। मैं उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। वैसे वो चाहे मैंने ये भी सोचा था चाहे वो रिंकी का बच्चा था, फिर मैंने इसको अपने साथ घर ले आया। फिर मैंने साइमा को कॉल किया और कहा, हेलो साइमा। हाँ चाचा जी, क्या हुआ? क्या कुछ दिन पहले रिंकी का बच्चा चोरी हुआ है? हाँ, रिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बच्चा कहीं चोरी हो गया और अभी तक नहीं मिल रहा है उसका बच्चा, पता नहीं क्या हुआ। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं चाचा जी?
असली बात सलमा ये है कि उसका बच्चा मेरी बारिश है। जितना भी हो सका मैंने जो भी हमेशा हुआ था वो सारा मैंने साइमा को बता दिया। फिर फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं बताती हूँ रिंकी। जब ये सब हो गया था तो उसके बाद फिर तुम मेरे घर आई थी, जब मैंने तुम्हें अपने बारे में सारी बातें बताई थी। उसके बाद हाँ रिंकी, उसके बाद हम तुम्हें तो तुम्हारा बच्चा देने वाले थे। फिर मेरे पास शाइमा का कॉल आया। हाँ रिंकी, वो 20 साल पहले वो रात। What rubbish! वो बच्चे ट्रक से गायब हो गए। ऐसा कैसे? 2-3 दिन के अंदर ढूंढो वो बच्ची को, ना मिले तो मन निकले छोटी जहाँ पे भी गई होगी मर जाए वो। फिर क्या होना था मुझे पता चल जाता है उत्तम की अगली साजिश के बारे में, इसलिए मैं अगली सुबह होते ही जल्दी से मैंने अपने चाचा को कॉल किया। चाचा जी अभी रिंकी को उसका बच्चा मत लौटाइए, क्योंकि मुझे साजिश के बारे में पता चल गया है। जितना हो सके उसने उत्तम की जितने उसके सारे कारनामों के बारे में चाचा जी को बता दिया। ठीक है, लगता है अब बच्चा बड़ा अनसेफ है। मुझे जल्द से इसको अच्छे से रखना पड़ेगा, क्या पता क्या हो जाए। ऐसे ही कुछ महीने बीतकर जिसका डर था वही हुआ। फिर एक दिन साइमा यानी साइमा के चाचा के घर में एक वही चोर आ जाता है। बड़ी मुश्किल से साइमा के चाचा ने इधर उधर बता के, यानी कि उसने एक बच्चा किसी और को दे दिया, इधर उधर बता के वो किसी तरह चोर को भेज देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर जैसा मैंने प्लान बताया था, हम दोनों यानी मैंने और तुमने मिलकर वैसा ही उत्तम के साथ खेला और उसको आखिर में जेल हो गई। फिर मैंने चाचा से कहा कि शायद अब ये वक्त सही आ गया है, अब हमें रिंकी को उसका बच्चा लौटा देना चाहिए। साइमा, लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य काम किया था जो मुझे तुम जैसी एक दोस्त मिली जिसने मुझे फिर से मेरे बच्चे से मिलवा दिया। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम हमेशा खुश रहो। और आपने मेरी बेटी का 20 सालों तक इतने अच्छे से सब कुछ किया, उसके लिए आपको सबसे बड़ा थैंक यू। मैं आपको आभारी रहूंगी। आपने मेरे बच्चे को इतने 20 सालों तक इतने सेफ करके रखा। कोई बात नहीं, जाओ जाकर अपनी बेटी से गले तो लगा लो। और तो रिंकी, मुझे तुम्हें एक और बात बताना, मेरी एक और बेटी है। कौन है आपकी बेटी? कहाँ है वो अभी? रुको, अभी बुलाता हूँ। रिया, जल्दी आ यहाँ पे। वो हैरान हो जाती कि वो और कोई नहीं, उसी की वही दोस्त जिससे वो खूब सारा बातें किया करती थी, अनामिका। उसे देख के रिंकी बड़ी ही हैरान हो जाती है। रिंकी मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी छोटी बहन ही तेरी बेटी थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मेरा बेटी मेरे साथ सही सलामत है, वही बहुत बड़ी बात है। उत्तम ने मेरे साथ पैसों पे रिश्ता करके मुझे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम मेरी बेटी तो मेरे साथ है ना, अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और बस क्या होना था एंडिंग में जाके फाइनल रिंकी को अपनी बेटी मिल जाती है और बेटी और रिंकी वो दोनों ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद जो मिल रहे थे। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। करने वाले तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन सही वक्त में सही विकल्प चुनने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होती है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ये सीरीज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ ही में हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार नई रोमांचक कहानी के साथ।